हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज के इस लेक्चर में हम बायोसावर्ट लॉ की एक और एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे और ये एक और एप्लीकेशन जो है उसमें हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। किसका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे भाई? तो कि सर्कुलर करंट कैरिंग रिंग होती है, उसका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे उस सर्कुलर रिंग की एक्सिस के ऊपर। ठीक है, फिर से बता देता हूं। सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग में करंट फ्लो हो रहा है और उस सर्कुलर रिंग की जो ज्योमेट्रिक एक्सिस होती है उस एक्सिस पे हम एक पॉइंट लेंगे और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। आइए शुरू करते हैं इसकी कैलकुलेशन को। यू कैन सी दैट कि यहाँ पे आपके सामने एक सर्कुलर रिंग रखी हुई है। दिस सर्कुलर रिंग इज बेसिकली रिंग ऑफ रेडियस ए। ये जो ब्लैक रिंग दिख रही है ना आपको, दैट ब्लैक रिंग इज बेसिकली ए सर्कुलर रिंग। उसका रेडियस जो है वो ए है और उसके अंदर से पास होने वाला करंट जो है वो आई है। अब ये आप ब्लू एक्सेस देख रहे हो, दिस इज अलोंग एक्स एक्सेस एक्चुअली, राइट? तो दैट ब्लू लाइन, उसके ऊपर एक पॉइंट है पी। ये पॉइंट P इज बेसिकली ऑन द ज्योमेट्रिक एक्सिस ऑफ द रिंग और उस पर्टिकुलर पॉइंट P पे मुझे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। ये रिंग और ये पॉइंट P के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है x। अब इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन के लिए हम बायो-सावर्ट लॉ को यूटिलाइज करने वाले हैं और इस बायो-सावर्ट लॉ को जब हम यूटिलाइज करते हैं तब सबसे पहले हम दो स्टेप परफॉर्म करते हैं। पहला स्टेप क्या होता है भाई? यस, पहला स्टेप होता है करंट एलिमेंट को एज्यूम करना। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ, यू कैन जस्ट हैव अ लुक हियर, यहाँ पे मैंने करंट एलिमेंट को एज्यूम किया हुआ है। दिस आईडीएल इज अवर करंट एलिमेंट और ये उसका ब्लू जो शेप, ब्लू कलर से जो वेक्टर मैंने बनाया है, दैट वेक्टर इज बेसिकली करंट एलिमेंट। ठीक है, पहला काम करना होता है करंट एलिमेंट एज्यूम करना। दूसरा काम क्या होता है भाई? करंट एलिमेंट से जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट तक मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेक्टर बनाना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर, एंड दैट पोजीशन वेक्टर इज बेसिकली आर। यू कैन सी दैट। ओके, ये जो पोजीशन वेक्टर है वो है आर। तो ये है करंट एलिमेंट और ये है पोजीशन वेक्टर। अब यहाँ पे जो सिचुएशन है करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर की, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को मैं क्या करता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ा सा अलग फिगर बना के आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन है वो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन मैंने यहाँ पे इंडिकेट की हुई है और ये आर की जो डायरेक्शन है वो मैंने यहाँ पे इंडिकेट की हुई है। और आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है, दैट इंटेंसिटी इज ऑलवेज पैरेलल टू व्हाट? तो कि वो पैरेलल टू डीएल क्रॉस आर होती है, राइट? तो इससे मुझे पता चलेगा कि अगर आप डीएल से आर की तरफ स्क्रू को घुमाते हो तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए, डीएल और आर से बनने वाला ये प्लेन है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या करते हो आप, यहाँ पे एक स्क्रू रखते हो। ओके, और इस स्क्रू को अगर आप घुमाते हो डीएल से आर की तरफ, तो ये स्क्रू जो है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, जिस डायरेक्शन में मैंने यहाँ पे फिगर में डीबी दिखाया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे जो ब्लैक वेक्टर आपको दिख रहा है, दैट ब्लैक वेक्टर इज द डायरेक्शन इन विच स्क्रू विल मूव। ओके, और उसी डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। किसका मैग्नेटिक फील्ड भाई? तो कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिंग, करंट एलिमेंट की वजह से मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में ये मैंने ब्लैक वेक्टर दिखाया हुआ है। तो बस यहाँ पे ये ब्लैक वेक्टर जो है, उसी तरह से अगर मैं एक वेक्टर इस पॉइंट P पे ड्रॉ करूं तो ये वेक्टर मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। यू कैन सी दिस वेक्टर। ओके, ये जो वेक्टर मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, दैट इज बेसिकली द सेम ब्लैक वेक्टर विच इज बेसिकली वी अचीव इन दिस पर्टिकुलर फिगर शोन बिलो। आई होप कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा, राइट? तो डीबी का डायरेक्शन एट पॉइंट पी बिकॉज ऑफ दिस करंट एलिमेंट आईडीएल आपको क्या मिलेगा, आपको इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मिलेगा। ओके, तो देखिए डीबी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। अब देखो ये ज्योमेट्री को मैं सेटअप करना चाहता हूं यहाँ पे, तो यू कैन सी दैट कि आर वेक्टर और ये रेडियस वेक्टर, रेडियस जो है उसके बीच का जो ये एंगल है, ये एंगल बेसिकली क्या है, इस एंगल को मैंने नाम दिया हुआ है फाई। ओके, इस एंगल इज बेसिकली फाई। अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस फाई होगा। ये एंगल 90 माइनस फाई होगा और ये एंगल 90 डिग्री है। यू कैन सी दैट ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है।
इस पर्टिकुलर चीज को देखते हुए आप बता सकते हो कि ये एंगल जो होगा दैट एंगल विल बी फाई ऑल्सो, इस एंगल की भी वैल्यू क्या होगी, फाई होगी। अच्छा, फाई मिल गई, अगर इसकी वैल्यू फाई है तो मुझे इसके क्या मिलेंगे, दो कंपोनेंट मिलेंगे। एक कंपोनेंट मुझे मिलेगा db cos फाई, है ना, ये कंपोनेंट होगा db cos फाई, और ये वर्टिकल कंपोनेंट जो मुझे मिलेगा वो db sin फाई। फाई के पास वाला जो कंपोनेंट होता है दैट कंपोनेंट इज बेसिकली कॉस कंपोनेंट, और फाई के सामने जो कंपोनेंट होता है, ऑपोजिट साइड जो कंपोनेंट होता है वो होता है db sin फाई। तो देखिए मुझे यहाँ पे db वेक्टर जो है उसके दो कंपोनेंट मिल चुके हैं, ये db sin फाई एक कंपोनेंट है और db cos फाई दूसरा कंपोनेंट है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड db है दैट मैग्नेटिक फील्ड इज बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट इंडिकेटेड एट दिस पर्टिकुलर प्लेस। ओके, समझ में आ गया इतना। तो इस आइडियल की वजह से db cos फाई मुझे हॉरिजॉन्टल मिलेगा, db sin फाई मुझे वर्टिकल मिलेगा, और यहाँ पे ये db होगा। अब देखो यहाँ पे अब क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट। अभी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर मैं अपना करंट एलिमेंट नीचे लेता, तो अगर मैं अपना करंट एलिमेंट अगर नीचे लेता, जैसे यहाँ पे मैंने ब्लू वेक्टर दिखाया हुआ है, तो मुझे क्या मिलता, तो डीबी की जो डायरेक्शन मुझे मिलती वो कुछ मुझे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मिल जाती। ठीक है, और ये डीबी का जो है उसके भी दो कंपोनेंट मुझे मिलते, एक कंपोनेंट डीबी कॉस फाई एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, और डीबी साइन फाई मुझे क्या मिलेगा, नीचे की तरफ मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्या किया, इस रिंग के ऊपर दो ऑपोजिट कंपोनेंट लिए, और दो ऑपोजिट कंपोनेंट की वजह से मुझे डीबी साइन फाई और डीबी साइन फाई भी क्या मिले, ऑपोजिट मिले। समझ में आया। तो ये इंडिकेट करता है कि ये डीबी साइन फाई और डीबी साइन फाई क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसल करके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिलेगा दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, ओनली डीबी कॉस फाई कंपोनेंट। ये डीबी कॉस फाई कंपोनेंट की वजह से ही मुझे यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा पॉइंट पी पे। बस इसको समझ लिया है तो आगे चलते हैं। देखिए अभी क्या करना है, अभी करते हैं यहाँ पे कुछ। हियर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इज ड्यू टू पॉइंट पी ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट विल बी, क्या होगा ये स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से, तो ये dB जो है वो x डायरेक्शन में होगा, इसकी वजह से मैं dBx लिखता हूं, और उसकी वैल्यू हो जाएगी dB cos फाई। ओके, इसकी वैल्यू हो जाएगी dB cos फाई। अब अच्छा, अब देखिए dB का मैग्नीट्यूड लिखना है, दिस dB इज बेसिकली अ मैग्नीट्यूड, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। नाउ dB का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो कि dB का मैग्नीट्यूड होगा म्यू 0 I अपॉन 4 पाई dl क्रॉस r का मैग्नीट्यूड अपॉन r क्यूब हो जाएगा। ओके, dB का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और साथ साथ में dB के मैग्नीट्यूड को कैसे लिख पाएंगे देखते हैं। चलिए, म्यू 0 I अपॉन 4 पाई dl क्रॉस r को आप लिख सकते हो dl इंटू r इंटू साइन थीटा। बट आप देखिए यहाँ पे dl इज परपेंडिकुलर टू क्या है भाई, r है कि नहीं, dl और r के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसकी वजह से मुझे यहाँ पे साइन 90 लिखना पड़ेगा, और ये हो जाएगा आर क्यूब। सो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, म्यू 0 I अपॉन 4 पाई मिल जाएगा, आर और आर क्यूब से मुझे क्या मिल जाएगा, नीचे की तरफ एक आर स्क्वायर मिल जाएगा, एंड साइन पाई बाई 2 हो जाएगा 1। ये डीबी का वैल्यू मिला, एंड साथ साथ में cos फाई की वैल्यू क्या होगी, cos फाई की वैल्यू आप इस पर्टिकुलर फिगर से देख सकते हो, एडजेसेंट बस अपॉन हाइपो, एडजेसेंट जो है वो है a, और हाइपो जो है वो है r। ओके, तो इसको अपने नंबर 2 बोलते हैं, इसको अपने नंबर 3 बोलते हैं। अब क्या करेंगे, 2 और 3 की जो वैल्यू है वो वैल्यू हम क्या करेंगे, नंबर 1 के अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, नंबर 1 के अंदर हम उसको सब्सटीट्यूट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो देखो नाउ ये जो dbx है की वैल्यू है db cos 5। अब देखिए नंबर 2 में हमने क्या किया, नंबर 2 में db का वैल्यू लेके आ गए म्यू 0 I अपॉन 4 पाई dl अपॉन r स्क्वायर, तो हम वो वैल्यू यहाँ पे लिख देते, म्यू 0 I अपॉन 4 पाई dl अपॉन r स्क्वायर, और cos 5 की वैल्यू होती है a अपॉन r, और ये वैल्यू मिलेगा मुझे किसका, dbx का। तो dbx मुझे क्या मिला फाइनली, सो यू कैन से दैट कि dbx इज इक्वल टू म्यू 0 IA अपॉन 4 पाई r क्यूब, और यहाँ पे क्या होगा, dl होगा, म्यू 0 IA अपॉन 4 पाई r क्यूब इंटू dl हो जाएगा, राइट। तो ये आंसर मुझे मिला है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P because of that small current element. Now we want to find the answer for the, I can say, whole ring actually. Now magnetic field intensity at point P, okay, magnetic field intensity at point P due to whole ring
उसको अपने क्या बोलेंगे भाई, उस रिंग की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो है bx। उसका वैल्यू क्या होगा, म्यू 0 आई ए अपॉन 4 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे आएगा dl। ओके, यहाँ पे आएगा dl। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसमें यहाँ पे बीच में मैं क्या दिखाता हूँ, लूप दिखाता हूँ, और उसके बाद dl लिखता हूँ। ये लूप का मतलब क्या है, ये लूप का मतलब है कि इट इज टेकन ओवर द होल रिंग, पूरी रिंग के ऊपर हमने ये इंटीग्रेशन किया हुआ है। ओके, तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ 4 पाई आर क्यूब है, हाँ सॉरी, चलो तो इंटीग्रेशन dl क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन dl क्या मिलेगा, म्यू 0 आई ए अपॉन 4 पाई आर क्यूब, और इंटीग्रेशन dl इज गोइंग टू बी 2 पाई आर, 2 पाई ए, सॉरी 2 पाई आर आई कैन नॉट से, बिकॉज रेडियस यहाँ पे जो है वो a है, सो आई शुड राइट 2 पाई ए। आप समझ सकते हो, कोई भी रिंग हो उसके ऊपर छोटा सा एलिमेंट मैंने ले लिया dl, तो ये छोटे से बहुत सारे एलिमेंट को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पूरा रिंग मिल जाएगा। और पूरा रिंग क्या मिलेगा, पूरा रिंग का सरकमफरेंस मिलेगा, और उसकी वजह से मुझे bx का वैल्यू कुछ ऐसा मिला। ओके, अब क्या करते हैं देखते हैं, चलिए bx की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो bx इज इक्वल टू म्यू 0, ठीक है, फिर आई ए स्क्वायर, म्यू 0 आई ए स्क्वायर, फिर 2 पाई और 4 पाई की वजह से नीचे एक 2 बचेगा, और फिर क्या होगा, आर क्यूब हो जाएगा। ओके, मुझे bx का वैल्यू ये मिला, इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 4। नाउ फ्रॉम फिगर, देखिए यहाँ पे फिगर को वापस देखता हूं मैं, यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर फिगर। पाइथागोरस से हम क्या कह सकते हैं इस फिगर से, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, वही करेंगे। फ्रॉम फिगर आर स्क्वायर क्या होता है, तो कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, उसकी वजह से आर का वैल्यू मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू 1/2, और यहां से मुझे आर क्यूब का वैल्यू भी मिल जाएगा, दैट इज बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू 3/2। ओके, तो ये हो जाएगा आर क्यूब का वैल्यू, इसको देते हैं नंबर 5। तो क्या होगा, देयरफॉर फ्रॉम 4 एंड 5, ये दो इक्वेशन को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस x on axis of circular current carrying ring of radius a is, मेरा फाइनल आंसर मुझे यहाँ पे मिलने वाला है, bx इज इक्वल टू म्यू 0 आई ए स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे नीचे जो आर क्यूब है उस आर क्यूब की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू 3/2 अपने लिख सकते हैं। तो ये हो गया फाइनल आंसर। ओके, ये हो गया फाइनल आंसर। So this is the answer of a magnetic field intensity at distance x on the axis of a circular current carrying ring of radius a। ठीक है, तो आई होप कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को परफेक्टली आपने समझ लिया होगा। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन कंपैरेटिवली बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, यहाँ पे कोई बड़ा इंटीग्रेशन इन्वॉल्व नहीं होता है। तो अब इसके ऊपर से भी हम क्या करेंगे, कुछ कॉरलरीज को डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं वो कॉरलरीज को जो हमको बहुत ही यूजफुल होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। ओके, चलिए कॉरलरी नंबर 1। सबसे पहले हमने ये जो आंसर निकाला है वो क्या है, एक सिंगल रिंग के लिए है, बट फॉर दी आई कैन से सर्कुलर कॉइल ऑफ एन टर्न्स, फॉर सर्कुलर कॉइल ऑफ एन टर्न्स, ये जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी n टाइम्स bx हो जाएगा, और उसकी वजह से मुझे b का फॉर्मूला क्या मिलेगा, म्यू 0 ni a स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे क्या होगा, अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3/2। सो ये आंसर मिला किसके लिए भाई, एन टर्न्स वाली सर्कुलर कॉइल के लिए, जिसमें क्या हो, करंट फ्लो होता है। करंट तो फ्लो होना ही चाहिए, हाँ भाई, करंट के बिना तो आप जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलता है, इसलिए करंट का फ्लो होना जरूरी है। तो ये आंसर मुझे यहाँ पे मिल चुका है। चलो पहला कॉरोलरी खत्म। ओके, अब दूसरा कॉरोलरी, एट वेरी लार्ज डिस्टेंस from ring, okay, magnetic field on its axis, मतलब रिंग की एक्सिस पे बहुत ही लार्ज डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो फॉर दिस क्या करना पड़ेगा, x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a करना पड़ेगा। देखिए कैसे, आप फिर से इस फिगर को जरा देखिए, यू विल कम टू नो कि अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट P को बहुत ही दूर ले जाता हूं तो ये x जो होगा, ठीक है, ये जो x होगा दैट x वुड बी वेरी वेरी लार्ज वैल्यू, ये x की वैल्यू बहुत ही बड़ी हो जाएगी
किसकी कंपेयर में? ये रिंग की रेडियस की कंपेयर में। या फिर आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि ये जो रिंग है ना, दैट विल लुक लाइक अ पॉइंट टू यू व्हेन यू आर वेरी 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 फार अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रिंग। अगर ये x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? a को इग्नोर कर सकते हैं। ओके, a को इग्नोर कर, चलिए a को इग्नोर करें तो क्या होगा? फॉर दिस x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a एंड a कैन बी इग्नोर्ड। अच्छा, a को इग्नोर करके अगर हम ये अपना फॉर्मूला लिखने की कोशिश करें तो फॉर्मूला क्या मिलेगा? b इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन में उसको कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता, सिर्फ एडिशन या सब्ट्रैक्शन में इसको इग्नोर कर सकते हैं। अब देखिए इस पर्टिकुलर जगह पे मैं इसको इग्नोर करूं तो सिर्फ बचेगा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का 3/2 पावर करेंगे अगर हम, तो एक्स स्क्वायर का 3/2 पावर आएगा एक्स क्यूब। तो ये उसका आंसर हो जाएगा 1/x³ यहाँ पे मिलेगा आपको। ओके, और यहाँ से ये पता चलता है कि फॉर वेरी लार्ज डिस्टेंस, सॉरी फॉर तो नहीं बोल सकते, फ्रॉम वेरी लार्ज डिस्टेंस ऑफ अ रिंग, ये b जो है वो बेसिकली डिस्टेंस x के इनवर्स क्यूब प्रपोर्शन में होगा यहाँ पे, राइट। तो ये एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट यहाँ पे आपके सामने मिला है। ठीक है, अब क्या करते हैं? कॉरोलरी नंबर 3 लेते हैं, एट द सेंटर ऑफ रिंग। ठीक है, चलो एट द सेंटर ऑफ रिंग, चलो एट द सेंटर ऑफ रिंग क्या होगा? फिर से इस फिगर तक जाते हैं अपने। चलो, अगर ये P पॉइंट को हम सेंटर पे लेके आना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो अगर मैं x को 0 ले लेता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग मिल जाएगा। अब मैं रिंग की जगह पे मैं क्या कर देता हूं? यहाँ पे कॉइल कर देता हूं। चलो, एट द सेंटर ऑफ कॉइल, ओके, एट द सेंटर ऑफ कॉइल क्या हो जाएगा? x will be 0 and therefore magnetic field at the center of coil क्या मिलेगा मुझे? तो देखिए ये पूरा इक्वेशन, अभी इसको देखिए, इस इक्वेशन में अगर x की जगह पे 0 रख देते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा a स्क्वायर, और a स्क्वायर का 3/2 पावर होगा a क्यूब। तो ये जो होगा म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ऐसे ही रहेगा, और नीचे यहाँ पे क्या मिलेगा? a क्यूब मिलेगा। अब a स्क्वायर और a क्यूब, देखो ये दो चीजें हैं यहाँ, उसको अपने क्या लिख सकते हैं? देखिए म्यू जीरो एन आई अपॉन 2a, तो ये हो गया उसका आंसर। ठीक है, ये उसका आंसर हो गया। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ कॉइल, कॉइल हैविंग एन टर्न्स, और उसके अंदर जो करंट है वो है करंट आई, सॉरी। ओके, तो बी सेंटर का फॉर्मूला भी मुझे यहाँ पे मिल चुका है। चलिए, ये हो गया कॉरोलरी नंबर 3, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग आर्क। तो देखिए ध्यान से देखिएगा कि ये आर्क है, ओके, ये है आर्क, और इस आर्क के सेंटर पे, फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। ओके, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, और ये जो आर्क है वो इस पर्टिकुलर सेंटर पे थीटा जितना एंगल बना रहा है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे किया जाए? तो बहुत ही कॉमन सेंस वाला लॉजिक है। देखिए, अगर पूरा लूप होता हमारे पास, ठीक है, अगर पूरा लूप होता, जैसे ये है पूरा लूप, तो पूरा लूप है, अगर मतलब पूरा रिंग है, तो उस रिंग के सेंटर पे पॉइंट P है, तो उसके लिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलता, वो हमने अभी कैलकुलेट किया। तो ये पूरा जो रिंग है उसका जो थीटा होता है वो क्या होता है भाई? 2 पाई होता है, यू नो दैट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर होल रिंग थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, और होल रिंग क्या होता है भाई? थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी? 2 पाई। एंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो वो हमको पता है, म्यू जीरो एन आई अपॉन 2a, अभी हमने डिराइव किया। तो अब क्या करेंगे? उसी लॉजिक से चलेंगे। फॉर एन आर्क थीटा इज इक्वल टू थीटा है अपना एंगल, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? एट सेंटर। कॉमन सेंस लगाओ, 2 पाई जितना एंगल है तो मैग्नेटिक फील्ड B है, तो थीटा जितना एंगल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो B थीटा अपॉन 2 पाई होगा भाई। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ आर्क, वो क्या मिलेगा? तो कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू थीटा अपॉन 2 पाई, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है म्यू जीरो एन आई अपॉन क्या? 2a, और यहाँ पे क्या आएगा? थीटा अपॉन 2 पाई। ओके, सो यहां से मुझे जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो होगा म्यू जीरो एन आई थीटा अपॉन बेसिकली क्या होगा? 4 पाई ए, 4 पाई ए, ये उसका रिजल्ट हो जाएगा। सो ये था द लास्ट कॉरोलरी ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आई होप कि आप सबको परफेक्टली समझ में आ गया होगा,
ओके, दिस इज द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दूसरे टॉपिक में। बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।